हेलो जी। एनाटमी तीसरे नंबर पे, हिस्टोलॉजी चौथे नंबर पे, सेल बियोलॉजी पांचवें नंबर पे, फिजियोलॉजी और क्या है, जेनेटिक्स छठे नंबर पे है जेनेटिक्स। हमने पढ़ा था शुरू में कि बायोलॉजी की बुनियादी शाखें तीन हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। नोट करके रख दें, अब इसको छोड़ दें, मेरी तरफ तवज्जो करें, बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले मेरी सुन लें। देख ला कि कोई बच्चा ना बैठो। बुनियादी शाखें तीन हैं, उनसे फिर आगे बनाई गई हैं, उनसे आगे क्रिएट की गई हैं, तैयार की गई हैं। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, इसका ताल्लुक जानदारों की बनावट और साख्तों के मुताले से है। इसका ताल्लुक जानदारों की बनावट और साख्तों के मुताले से है। साख्त कहते हैं शक्ल सूरत, बनावट कहते हैं कंपोजिशन, बने हुए कैसे हैं, बने हुए कैसे। ये मैं आपको समझा दूं। जैसे इंसान को बनाने के लिए अल्लाह ताला ने जो भी चीजें मिट्टी के अंदर, मिट्टी और पानी से एक बुत बनाया था, उसके अंदर रूह डाल दी थी, ठीक है। अब मिट्टी और पानी के मिल के बनने से बना मुजस्मा, यह है उसकी बनावट। जब उसका मुकम्मल सैंपल बन गया, फिर उससे जो उसकी शक्ल बन गई उसे कहते हैं साख्त। उसे क्या कहते हैं? साख्त। समझ आ गया कि जानदारों की बनावट का मुताला, कि वो बने हुए किन चीजों से, क्या चीजें बनती हैं और क्या बनाती हैं, कौन कौन से मिक्सचर, कौन कौन से एलिमेंट्स मिलकर जानदार का जिस्म बनाते हैं। जब वो मिलते हैं उसको बनावट कहते हैं, और जब वो बन के तैयार होके किसी शक्ल में आ जाते हैं फिर उसे साख्त कहते हैं। तो जानदारों की बनावट और साख्तों के मुताले को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जानदारों की बनावट और साख्तों का मुताला क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। याद हो गया? यस सर। इसका ताल्लुक, किसका ताल्लुक? मॉर्फोलॉजी का ताल्लुक। मॉर्फोलॉजी का ताल्लुक जानदारों की बनावट और साख्तों के मुताले से है। दो चीजें हैं, एक बनावट और दूसरी साख्तों के मुताले से। ताल्लुक यानी मॉर्फोलॉजी का ताल्लुक जानदारों की बनावट और साख्तों के मुताले से है। अब मॉर्फोलॉजी की दो अक़साम है। कितनी अक़साम है? दो अक़साम। एक किस्म दी हुई है आपकी किताब में, दूसरी नहीं दी हुई, वो मैं आपको समझा देता हूँ। मॉर्फोलॉजी की दो अक़साम है। नंबर एक है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और एक होती है बेटा इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और दूसरी कौन सी है? इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल का मतलब है बैरूनी, एक्स्ट्रा से है। इंटरनल का मतलब है अंदरूनी। एक्सटर्नल का मतलब बैरूनी, बाहर वाली। इंटरनल का मतलब है अंदरूनी, यानी अंदर वाली। अब इसको गौर से जरा अपना ज़हन जो है ना बिल्कुल फोकस रखना इधर मेरी तरफ, फिर बात समझ। तुम्हारी तवज्जो नहीं है, मैं पहले बता दूं। मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा आपने, इसका ताल्लुक जानदारों की बनावट और साख्तों के मुताले से। ये याद है ना? यस सर। सिर्फ एक लफ्ज का इजाफा कर दो, जानदारों की बैरूनी बनावट और साख्तों का मुताला क्या कहलाएगा? याद हो गया सबको? उसके बाद है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। आप कहेंगे जानदारों की अंदरूनी बनावट और साख्तों का मुताला क्या कहलाता है? और इंटरनल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम है एनाटमी। एनाटमी समझ आ गया? अगर हम कहते हैं, अब जैसे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा कि जानदारों की
हाँ सॉरी, बैरूनी। बैरूनी। मजीद इसको कम कर दिया आपकी किताब में उन्होंने, सिर्फ एनाटमी के अंदर उन्होंने फिर मार्फोलॉजी में तो बनावट की बात की है, एनाटमी में उन्होंने बनावट की बात नहीं की, सिर्फ साख्तों की बात की है। जानदारों की बैरूनी साख्तों का मुताला, बैरूनी साख्तों का मुताला वो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी कहलाता है। और इंटरनल मार्फोलॉजी या एनाटमी किसे कहते हैं? जानदारों की अंदरूनी साख्तों का मुताला, अंदरूनी साख्तों का मुताला इंटरनल मार्फोलॉजी कहलाता है। जानदारों की अंदरूनी साख्तों का मुताला क्या कहलाता है? इंटरनल मार्फोलॉजी कहलाता है। समझ आ गई बेटा? अब इसको जरा समझ लो, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी क्या होती है, इंटरनल मार्फोलॉजी क्या होती है, बाहर की साख्त क्या होती है, अंदर की साख्त क्या होती है, वो जरा समझो। पहले एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, जानदारों की बैरूनी साख्तों का मुताला। बैरूनी साख्त क्या है? आपकी शक्ल कैसी है, कान खींटे हैं आपके, नाक पीने हैं, ऐसे शक्ल जो है ना रंग काला है और पेट निकला हुआ है, ये एक खूबसूरत बंदे का शक्ल बता रहा। तो ये आप ये मजाक के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? अल्लाह ने सबको अच्छा बनाया है। आप जैसे बाहर से नजर आते हो उसका मुताला एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है। जो आपकी बाहर की शक्ल सूरत है जो हमें नजर आती है उसके बारे में अगर आप स्टडी करते हो वो है एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। समझ आ गई है? यस सर। कि बाहर के नाक, हमारी शक्ल कैसी है, हमारे कान कैसे हैं, हमारी आंखें कैसी हैं, हमारी रंगत कैसी है, हमारा कद काठ, रंग रूप, ये शक्ल सूरत बाहर से जो हमें नजर आती है उसका मुताला एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। ठीक है? अब इंटरनल मार्फोलॉजी क्या है? आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आपने दिल के बारे में भी पढ़ना है, आपने फेफड़ों के बारे में भी पढ़ना है, आपने गुर्दे के बारे में भी पढ़ना है, आपके जिस्म के अंदर वाले हड्डियों के बारे में भी पढ़ना है, और जॉइंट से जोड़ों के बारे में भी पढ़ना है। ये वो चीजें हैं जो आपको बाहर से नजर दिल आपको नजर आ रहा है, लेकिन उसके बारे में स्टडी तो करोगे ना। जो डॉक्टर बनते हैं उसका ऑपरेशन तो करते हैं ना, ठीक है ना? गुर्दे फेफड़े हमें बाहर से नजर तो नहीं आ रहे ना, लेकिन हम उसका मुताला तो करते हैं ना। तो वो हिस्से जो हमारे जिस्म के अंदर हैं, जो हमारे जिस्म के अंदर है, हमें बाहर से नजर नहीं आते, उसका भी मुताला किया जाता है। वो एनाटमी कहलाता है, इंटरनल मार्फोलॉजी कहलाता है। जानदारों की अंदरूनी साख्तों का मुताला क्या कहलाता है? इंटरनल मार्फोलॉजी, या उसका दूसरा नाम क्या है? एनाटमी। समझ आ गई सबको अच्छे तरीके से? एक दफा रिपीट कर दूं ये दोनों। देखें जरा, सबसे पहले मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी का ताल्लुक जानदारों की बनावट और साख्तों के मुताले से। इस मार्फोलॉजी का ताल्लुक जानदारों की बनावट और साख्तों के मुताले से है। उसके बाद है एनाटमी। एनाटमी आपकी बुक में दी हुई है, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी नहीं दी हुई। इसके बाद है एनाटमी। एनाटमी किसे कहते हैं? जानदारों की अंदरूनी साख्तों का क्या कहलाता है? एनाटमी। साख्त क्या होती है तुम बताओ? कौन बताएगा? साख्त के बारे में कौन बताएगा? साख्त बनावट भी बताया मैंने, साख्त भी बताया, लिखा हुआ भी है, क्यों लिखा हुआ भी है। सिर्फ क्या है, ये कोई धागा, कोई पता नहीं, कोई नस्वार के बीड़े वाला है, किस चीज का यहाँ पे डाला हुआ, क्या है ये? पढ़ाई वाला है। तो बेटा वो पढ़ाई अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। आप यहाँ पे पढ़ाई कर लो, उसको खेल रहे हैं, उसके साथ जिद कर रहे हैं, वो जो है नहीं पढ़ाने के दौरान। किसे कहते हैं? साथ शक्लो सूरत। तो से बैठे क्लास में आपकी खातिर मेहनत करते हैं भाई, ठीक है? उसके बाद है कि इसके बाद है जी आपका सवाल है, वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहते हैं जानदारों के टिश्यूज का, बैठ गए आप, जानदारों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। जानदारों के टिश्यूज का, पहले तो गौर से सुन लिया करो,
जानदारों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करना क्या कहलाता है? टिश्यूज है, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप है। टिश्यू का पता है तुम्हें? किसे कहते हैं टिश्यू? टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू तमाम जानदारों की बुनियादी इकाई क्या है? सेल है। सेल के मजमूए को टिश्यू कहते हैं। सेल के मजमूए को जब सेल्स इकट्ठे मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। सेल्स का मजमूआ क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। सेल्स के मजमूए को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। जब उन सेल्स के मजमूए टिश्यू को आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप ऐसा आला है जिससे ऐसे जानदारों को देखा जाता है जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब छोटे, स्कोप का मतलब मुआयना करना, देखना, मुताला करना, छोटे जानदारों का मुताला करना। टिश्यूज का अगर आप मुताला करते हैं माइक्रोस्कोप से, आप आले से, उस माइक्रोस्कोप से अगर मुताला करेंगे, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में जाने, उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जानदारों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करना क्या कहलाता है? समझ आ गई सबको? याद भी हो गया? दोबारा सुने। मॉर्फोलॉजी जानदारों की बनावट और साख्त का मुताला क्या कहलाता है? जानदारों की अंदरूनी साख्तों का मुताला क्या कहलाता है? जानदारों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करना क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। उसके बाद है सेल, सेल बियोलॉजी। समझ आ गई ये? सेल और उसके ऑर्गेनेलीज, सेल और उसके ऑर्गेनेलीज का मुताला सेल बियोलॉजी कहलाता है। अब इसमें सेल के बारे में जानते हो आप? तमाम जानदारों की बुनियादी इकाई सेल है। यानी हम जब बने हैं ना, पहले जब पैदा हुए थे, सबसे पहले एक जानदार जब बनता है तो वो सेल बनता है। क्या बनता है? बेजान से जानदार वो बनता है तो वो सेल बनता है। और सेल और उसके ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेली कहते हैं, उर्दू में कहते हैं इसको उज़विये। उज़विये भी समझ ना आए तो हिस्से कह दें। जैसे न्यूक्लियस का नाम सुना हुआ है? यस सर। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना हुआ है? यस सर। राइबोसोम्स, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ठीक है, ये सारे सेल के हिस्से हैं। इन्हें ऑर्गेनेलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का मुताला करना और उसके ऑर्गेनेलीज का मुताला करना सेल बियोलॉजी कहलाता है। सेल का मुताला करना और उसके उसके हिस्सों का मुताला करना वो क्या कहलाता है? समझ आ गई है सबको? सेल और उसके ऑर्गेनेलीज का मुताला क्या कहलाता है? सेल बियोलॉजी। सेल और उसके ऑर्गेनेलीज का मुताला क्या कहलाता है? सेल बियोलॉजी। सेल बियोलॉजी में ना सिर्फ सेल और उसके ऑर्गेनेलीज का मुताला किया जाता है, बल्कि इसके अंदर सेल डिवीजन का भी मुताला किया जाता है। सेल डिवीजन किसे कहते हैं? सेल का तकसीम होना। एक सेल 2 में तब्दील होगा, 2 4 में तब्दील होंगे, 4 8 में तब्दील होंगे। इस तरह से एक जानदार जो पहले एक सेल पर मुश्तमिल होता है, फिर वो ज्यादा सेल पर कैसे वो तकसीम होता है, उसके सेल तकसीम होते हैं। उसके सेल ज्यादा से ज्यादा तकसीम होते जाते हैं, तब जाके वो मल्टी सेलुलर जानदार बनता है। ठीक है, एक सेल 2 में, 2 4 में। अब उसके अंदर जो सेल डिवीजन हो रही है, आपने 8वीं में शायद माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा। वो सेल डिवीजन होती है। जो सेल के तकसीम होने का अमल है वो भी क्या कहलाता है? सेल बियोलॉजी। सेल और उसके ऑर्गेनेलीज का मुताला सेल बियोलॉजी कहलाता है। सेल बियोलॉजी में ना सिर्फ सेल और उसके ऑर्गेनेलीज का मुताला किया जाता है, बल्कि सेल डिवीजन का भी मुताला किया जाता है। दोबारा सुने, मॉर्फोलॉजी, इसका ताल्लुक जानदारों की बनावट और साख्तों के मुताले से है। उसके बाद है एनाटमी। एनाटमी में जानदारों की अंदरूनी साख्तों का मुताला किया जाता है। हिस्टोलॉजी, जानदारों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। उसके बाद सेल बियोलॉजी, सेल और उसके ऑर्गेनेलीज का मुताला क्या कहलाता है? सेल बियोलॉजी कहलाता है। सेल बियोलॉजी में ना सिर्फ सेल और उसके ऑर्गेनेलीज का मुताला करते हैं, बल्कि सेल डिवीजन का मुताला किया जाता है। उसके बाद है जी फिजियोलॉजी। उसके बाद क्या है? फिजियोलॉजी। ये आखिरी ब्रांच पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी कल पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी, बियोलॉजी की वो शाख
इसका ताल्लुक जानदारों के अजसाम के हिस्सों के अफाल के मुताले से है। ठीक है, पहले जानदारों के अजसाम, जिस्म की जमा होता है अजसाम, फिर उन अजसाम के हैं हिस्से, फिर है उनके अफाल। अफाल किसे कहते हैं? कि हम जानदार हैं, आंखें हमारी, ये हमारे हिस्से हैं, उनके काम क्या है देखना। हमारे हाथों का क्या काम है, हमारे पाँव का क्या काम है, दिल का, दिमाग का। ये जो कोई जानदार है उसके फिर जिस्म के हिस्से हैं और हिस्सों के फिर काम है। इन सब का मुताला फिजियोलॉजी कराता है। क्या कराता है? जानदारों के अजसाम, जानदारों के जो जिस्म है के हिस्से, जिस्मों के हिस्से, फिर उनके अफाल, उनके काम, उसका मुताला क्या कहलाता है बेटा? जानदारों के अजसाम के हिस्सों के अफाल का मुताला क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। सबको याद हो गया? एक दफा रिपीट कर रहा हूँ सारे को। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, इसका ताल्लुक जानदारों की बनावट और साख्तों से है। उसके बाद एनाटॉमी, एनाटॉमी में जानदारों की अंदरूनी साख्त का मुताला किया जाता है। उसके बाद है हिस्टोलॉजी, जानदारों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला किया जाता है। उसके बाद सेल बायोलॉजी, सेल और उसके ऑर्गेनेल्स का मुताला सेल बायोलॉजी करता है। सेल बायोलॉजी में ना सिर्फ सेल और उसके ऑर्गेनेल्स का मुताला करते हैं बल्कि सेल डिवीजन का भी मुताला करते हैं। उसके बाद है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का ताल्लुक जानदारों के अजसाम के हिस्सों के अफाल के मुताले से है। समझ आ गए? यस सर। चलो ये एमसीक्यू